जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा देश का जो बजट है उसको पारित किया गया, उसको पेश किया गया। तो मैं यहाँ पर अपने दर्शकों की सामान्य जानकारी बढ़ाने के लिए ये बता दूं उनको कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा ये पेश किया गया लगातार 7वां बजट था। और लगातार 7 बजट पेश करने के बाद उन्होंने जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी देसाई का जो लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। हालांकि सबसे ज़्यादा टाइम्स बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है वो श्री मोरारजी देसाई के पास ही है। उन्होंने 10 बार बजट पेश किया, लेकिन लगातार उन्होंने 6 बार किया, इसलिए श्रीमती निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करके उन्होंने श्रीमान मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये जो बजट है ये ऐसे समय पे आया है कि जैसे बजट पेश करने के पहले जो सरकार है वो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है उसको पार्लियामेंट में पेश करती है। तो हर साल की तरह जब इस बार भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने इकोनॉमिक सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट पेश की तो देश में उन्होंने बताया कि जो हमारी इकॉनमी है उसकी ग्रोथ बड़ी रोबस्ट है, 6.5 से लेकर 7% उसका ग्रोथ रेट है। और इस बैकग्राउंड में ये जो बजट पेश किया गया हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा उसमें सरकार की 9 प्राथमिकताएं दर्शाई गई। इन 9 प्राथमिकताएं, इन 9 प्रायोरिटीज़ में जो प्रायोरिटीज़ हैं वो हैं प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रिसिलियंस, कैसे हमें अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और कैसे हमें अपनी क्रॉप्स को एग्रीकल्चर से जो क्लाइमेट चेंज से जो इन क्रॉप्स को एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ रहा है उनको बचाना है। इसके साथ साथ जो और प्रायोरिटीज़ हैं उनमें एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग है, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इसके साथ साथ इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स पे रहेगा फोकस, अर्बन डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। तो ये कुछ 9 प्राथमिकताएं हैं जो सरकार ने इस बजट के द्वारा सरकार जिन पे फोकस करेगी। अब क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो बड़ा एक वाइटल कंपोनेंट है हमारी इकॉनमी का, जिसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इकॉनमी में, जब ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा रखी गई तो उसमें जो डाटा है वो बड़ा नोट करने वाला था कि आज भी 42.3% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है देश में, और एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो आज भी 18.2% है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एग्रीकल्चर में इस बजट के लिए क्या क्या है उसके बारे में मैं आपसे जानकारी शेयर करूंगा कि जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है उसके लिए इस बजट में जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो करीब 1,52,000 करोड़ 1.52 लाख करोड़ का जो फाइनेंशियल प्रोविज़न रखा गया है। और इसमें जो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि जो 9 प्राथमिकताएं हैं उसमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेटिक रिसिलियंस, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है अगले कुछ सालों में जो 32 हमारी क्रॉप्स हैं उनकी 109 के करीब हाई यील्डिंग वैरायटी जो है पूरे देश भर में रिलीज़ की जाएगी। इससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी, और हमारी जो ओवरऑल जो देश भर की जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है इस बजट में लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। ये जो लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर हैं वो यहाँ पर वेजिटेबल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसके साथ साथ ये भी इंश्योर करेंगी कि देश भर की जो पॉपुलेशन है उसको रेगुलर जो वेजिटेबल है लगातार वेजिटेबल का फ्लो चलता रहे और उसको वेजिटेबल मिलती रहे। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे किसानों को बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको टाइम पर जो है वेदर फोरकास्ट, वेदर की क्या सिचुएशन रहेगी, मार्केट की क्या सिचुएशन है, इसके साथ साथ जो अलग अलग क्रॉप एडवाइजरीज हैं वो उनको टाइम पे मिलेगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जो है इस साल ये जो खरीफ सीज़न चल रहा है इससे सरकार देश भर के
कोई 400 ज़िलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू करने जा रही है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे से सरकार के पास एक बड़ा ऑथेंटिक डाटा आ जाएगा कि इन 400 ज़िलों के जो किसान हैं उनकी कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन में उन्होंने क्या-क्या फसल लगाई हुई है। इससे जो ऑथेंटिक डाटा सरकार के पास आएगा, उससे जो सरकार है, इन ज़िलों के किसानों के लिए एक अच्छा प्रोग्राम को शुरू कर सकती है, जो उनकी रियल फील्ड सिचुएशन है, उसको मद्देनज़र रखते हुए और उनका बेनिफिट जो है फार्मर अच्छी तरह से ले पाएँगे। यहाँ मैंने आपसे बात की कि जो सरकार की प्राथमिकता है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी और स्किलिंग। तो स्किलिंग के लिए स्किल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में इसका बड़ा स्कोप है, बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही बहुत से ऐसे अलाइड सेक्टर हैं जिनमें कि यूथ को स्किल करके वो अपना वेंचर एस्टैब्लिश कर सकते हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के लिए देश में जो एक स्टार्टअप का जो कल्चर स्टार्ट हुआ है, इस कल्चर को और प्रमोट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो एंजल टैक्स ने स्टार्टअप्स पे लगता था और जो कि जिसको कि एक हिंड्रेंस माना गया था। तो क्योंकि एंजल टैक्स बेसिकली जब ने जो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए जो जब इन्वेस्टर से शेयर के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है कंपनीज के द्वारा, तो उसके ऊपर ये जो एंजल टैक्स लगता है, ये एक रुकावट मानी गई थी नए स्टार्टअप्स के लिए। तो इसीलिए इस एंजल टैक्स को समाप्त करना, ये भी देश भर में एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए बड़ा अच्छा कदम है। इसके साथ मुद्रा में जो 5 लाख तक का लोन मिलता था, उसकी जो लिमिट है बढ़ाकर वो 10 लाख कर दी गई है। 10 लाख तक मुद्रा में नौजवानों को लोन मिल सकता है। एक और बड़ा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो स्टेप इस बजट में है, वो है कि देश भर में 10,000 के करीब बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर नीड बेस्ड होंगे, ज़रूरत के हिसाब से गाँव में, पंचायतों में खुलेंगे। बायो इनपुट यानी कि वो इनपुट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, जिसमें हमारे बायो फर्टिलाइज़र हो गए, कुछ एंजाइम्स हो गए। तो ये जो बायो इनपुट है, ये एक्सटर्नल इनपुट नहीं है जैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र खेतों में डालते हैं और जो सस्टेनेबल नहीं है, जो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। ये बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है, ये नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़े कारगर सिद्ध होगी। और क्लाइमेट रिसिलियंस के लिए सरकार जो है अगले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर को नेचुरल फार्मिंग करने के लिए प्रमोट करेगी। अगले 2 सालों में 1 करोड़ के करीब जो फार्मर हैं, वो प्राकृतिक पद्धति द्वारा खेती करेंगे। क्योंकि प्राकृतिक पद्धति द्वारा जो खेती है, वो इन्वायरमेंटली साउंड होती है और जिसका कि हमारे सेहत के ऊपर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। इसके साथ साथ देश भर में जो किसानों की मोबिलाइजेशन के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत 10,000 के करीब एफपीओस पूरे देश में बनाए जाएंगे। उन्हीं के अंतर्गत कोई 8,195 के करीब जो एफपीओस ऑलरेडी बन चुके हैं और जो बचे हुए हैं वो भी जल्द ही बन जाएंगे। ये जो लार्ज स्केल वेजिटेबल क्लस्टर बनेंगे, इन वेजिटेबल क्लस्टर में भी जो है एफपीओस को प्रमोट किया जाएगा। एफपीओस को, एफपीसीज को, छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप को, इनको प्रमोट किया जाएगा ताकि फार्मर को उनकी प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मिल सके। तो जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। ऑलरेडी जो ई नैम है वो चल रही है, और मंडियों को ई नैम जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है उसके साथ जोड़ा जाएगा, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारा एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है वो दूसरे देशों में जा सके और हमारे किसानों को अच्छा प्राइस अपनी प्रोड्यूस का मिल सके। हमारे देश में एक और समस्या ये है कि वैल्यू एडिशन और फूड प्रोसेसिंग बहुत कम है। तो इसके लिए सरकार एक जो नया स्टेप लेके आई है, उसमें देश भर में कोई 100 के करीब फूड टेस्टिंग लैब खुलेंगी। फूड टेस्टिंग लैब जो है, यहाँ पर फूड की जो ऑथेंटिसिटी है उसको रेगुलेट करने में मदद करेंगी। उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग करने में भी ये हमारी मदद करेंगी। और जो प्रोसेस्ड फूड जब फार्मर बेचेगा तो डेफिनेटली उसको उस प्रोड्यूस का एक अच्छा प्राइस मिलेगा।
इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम है वो फार्मर के लिए शुरू हुई है, जिसमें कि फार्मर को शॉर्ट टर्म लोन मिलता है। तो गवर्नमेंट एक नया कंसेप्ट लेके आई है, जिसमें 5 स्टेटों में जन समर्थ किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बनेंगे और हमारे किसानों को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 1,52,000 करोड़ रुपए का ये जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए बजट है, इसमें किसानों के लिए बहुत कुछ है। एग्रीकल्चर के लिए एक नई दिशा ये देने में उसको ये साबित होगा, खासकर जो हमारे छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि सरकार ये मानती है कि छोटे और सीमांत किसानों को जब तक वो अपना ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम जो नहीं छोड़ते, जो मोनोक्रॉपिंग सिस्टम है उनका, वीट मेज़ और वीट पैडी का, तब तक उनकी इनकम नहीं बढ़ सकती। उनकी इनकम बढ़ाने के लिए सरकार ये मानना है कि उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि हाई वैल्यू क्रॉप्स, जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनको लगाएं और डाइवर्सिफाई करें अपने एग्रीकल्चर, अपने क्रॉप्स को अलग अलग एंटरप्राइज से, जैसे गोट्री, पिगरी, मशरूम, बहुत से ऐसे एंटरप्राइज हैं जिनके साथ वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये इस बजट में एग्रीकल्चर, कृषि के संबंध ये जानकारी थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी से मेरे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।